बनारस के पवित्र घाटों में से एक 80 घाट पर गंगा आरती की शुरुआत हो चुकी थी। वहां लोगों की काफी भीड़ जमा थी। इन्हीं लोगों में एक खूबसूरत सी लड़की भी थी जो हाथ जोड़े और आंखें बंद किए खड़ी हुई थी। नाम है तृषा। आरती पूर्ण होने के बाद तृषा दोनों हाथों को जोड़कर मन ही मन बोली, हे गंगा मैया, रोज की तरह आज भी हमारी आपसे एक ही विनती है, हमारे सपने को सच करने में हम सफल रहें। आप बस हमारा साथ देना। तभी उसके सिर पर किसी ने हाथ रखा और उसके कानों में आवाज आई, तुम्हारा सपना अवश्य पूर्ण होगा बेटी। तृषा ने तुरंत अपनी आंखें खोली, लेकिन आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। तृषा के चेहरे पर मुस्कान छा गई। दूसरी तरफ शारदा निवास में सुबह सुबह शुभ ने घर के अंदर दाखिल होते ही किशन लाल जी से कहा, एक खुशखबरी आई है नानू, आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। नानू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या खुशखबरी है भाई, जल्दी से बताओ। शुभ ने कहा, मुंबई से सिलेक्शन लेटर आया है। नानू ने कहा, सिलेक्शन लेटर? किस चीज का और किसके लिए? शुभ ने कहा, कुछ महीने पहले आपकी लाडो ने जिस फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उसमें टॉप 10 में तृषा का नाम भी शामिल है। उसी समय तृषा ने घर के अंदर कदम रखा। उसने ये सुन लिया था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत शुभ को गले से लगा लिया। तृषा के गले लगते ही शुभ की हार्ट बीट एकदम से तेज हो गई। तभी शुभ ने खुद को संभालते हुए कहा, कल तुम्हें मुंबई जाना है, क्योंकि 10 नवंबर वहां एंट्री करने की लास्ट डेट है। तृषा ने कहा, लेकिन कल कैसे, वो भी नानू को अकेला छोड़कर? नानू ने तृषा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी लाडो, अब तू जल्दी कर। वैसे भी 2-3 दिन में शारदा भी आ जाएगी, तू मेरी चिंता मत कर। शारदा का नाम सुनते ही तृषा के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम से चली गई। शुभ ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, जल्दी कर त्रिशु, वरना लेट हो जाएगी। तृषा ने कहा, इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। शुभ भी अपने घर चला गया, लेकिन उसे भी आराम नहीं था। उसने तृषा को कॉल किया और कहा, सुबह तुम्हें लेने आऊंगा, 8 बजे रेडी रहना, 10 बजे की फ्लाइट है, लेट मत होना। तृषा ने ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शुभ फोन साइड में रखकर लेटते हुए खुद से बोला, मैं आज बहुत खुश हूं कि तेरा सपना पूरा होने जा रहा है। काश मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई जा पाता, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। कैसे रहूंगा मैं तेरे बिना? मैं तो तुम्हें अभी से मिस करने लगा हूं त्रिशु। अगली सुबह तृषा नानू से विदा लेकर शुभ के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई। जब गाड़ी 80 घाट के पास से गुजरी तो घाट को देखते हुए तृषा खुद से बोली, बहुत मिस करने वाले हैं हम इसको। शुभ ने तृषा की बात काटते हुए कहा, और मुझे? तृषा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, तुम्हें कौन याद करने वाला है? शुभ ने खींचते हुए कहा, भाड़ में जाओ तुमसे तो बात ही करना बेकार है। शुभ का उतरा हुआ मुंह देखकर तृषा को अच्छा नहीं लगा। उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, और कितना टाइम लगेगा शुभ? शुभ ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी कुछ देर बाद एयरपोर्ट पहुंच गई। शुभ ने तृषा को टिकट्स और एक फाइल पकड़ाते हुए कहा, इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन है जिसकी जरूरत तुम्हें मुंबई में पड़ेगी। अच्छे से चेक कर लेना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। बेस्ट ऑफ लक। अपनी बात कहकर शुभ जाने लगता है। तभी तृषा उसका हाथ पकड़कर उसके गले लग जाती है और कहती है, मैं सबसे ज्यादा तुम्हें मिस करूंगी। इस पूरी दुनिया में एक तुम ही तो हो जिससे मैं हर बात शेयर करती हूँ। शुभ एकटक बिना पलके झपकाए तृषा को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। तृषा फिर से बोली, क्या हुआ, अब भी नाराज हो क्या? हम गाड़ी में मजाक कर रहे थे। आई विल रियली मिस यू, दिल से कह रहे हैं, सच्ची। शुभ ने मुस्कुराते हुए कहा, आई नो, अब तुम जाओ, तुम्हारा इनाम अनाउंस हो रहा है। तृषा आगे बढ़ जाती है और पलटकर
शुभ को हाथ हिलाकर बाय करके जाने का इशारा करते हुए अंदर चली जाती है। शुभ तब तक उसे देखता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। फिर शुभ भी धीमे कदमों से बाहर निकल आता है। त्रिशा को खुद से दूर जाता महसूस कर उसकी आंखों में नमी आ गई थी। करीब 4 घंटे के बाद त्रिशा की फ्लाइट मुंबई लैंड हो गई। सभी पैसेंजर्स फ्लाइट से बाहर निकलकर एयरपोर्ट से जाने लगते हैं, पर त्रिशा अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में पहुंचती है और एक सीट पर बैठती है। शुभ की दी हुई फाइल निकालकर पढ़ने लगती है। वो कुछ पढ़ पाती इससे पहले ही उसके फोन की घंटी बजने लगती है। फोन की स्क्रीन पर फ्लैश होते नंबर को देखकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। फोन की घंटी फिर से बजने लगती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। बार बार फोन की घंटी से इरिटेट होकर उसके बगल में बैठा आदमी त्रिशा को बिना देखे फोन साइलेंट करने को कहता है। त्रिशा कॉल रिसीव करते हुए वहां से थोड़ी दूर जाकर बात करने लगती है। कुछ देर बाद त्रिशा वापस आती है और अपना सामान लेकर जाने लगती है। तभी उसकी नजर लगेज पर पड़ती है, जो कि उसका नहीं था। वो परेशान होकर अपने आसपास देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो उसका लगेज लिए आगे बढ़ता जा रहा है। वो आदमी ब्लैक सूट, ब्लैक गॉगल्स में काफी हैंडसम लग रहा था। उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी थे, लेकिन त्रिशा को तो सिर्फ अपना लगेज और वो आदमी नजर आ रहा था, जो उसका लगेज लिए अपनी ही धुन में चले जा रहा था। त्रिशा गुस्से से दंदनाते हुए उसके ओर बढ़ी और कहने लगी, हेलो मिस्टर, हेलो, हम आपसे बात कर रहे हैं। सुनाई कम देता है क्या आपको? अजीब इंसान है। तभी वो आदमी रुककर पलटता है। त्रिशा भी उसके पास पहुंचती है, लेकिन गार्ड्स उसे बीच में ही रोक देते हैं। त्रिशा गुस्से से बॉडीगार्ड को धक्का मारकर आगे बढ़ने लगती है। दूसरा गार्ड त्रिशा को रोकने आगे बढ़ता है, लेकिन वो आदमी कुछ ना करने का इशारा करता है। त्रिशा गुस्से से आगे बढ़कर उस आदमी के सामने खड़ी हो जाती है। त्रिशा ने गुस्से से कहा, शक्ल से तो आप चोर नहीं लगते, फिर हमारा लगेज लिए कहाँ जा रहे हैं? आदमी हैरान होकर बोला, तुम्हारा लगेज? त्रिशा ने कहा, यस, दिस इज माई लगेज। आदमी ने कहा, ओह रियली? क्या प्रूफ है? बाय द वे, शक्ल से तो तुम भी चोर नहीं लगती, फिर ये सब ड्रामा क्यों कर रही हो? त्रिशा ने कहा, एक तो हमारा सामान लिए जा रहे हैं आप, और हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। ग्रेट, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो तुम्हारे साथ बहस करने में वेस्ट करूं। त्रिशा ने कहा, तो हम भी बनारस से मुंबई आपसे बहस करने नहीं आए मिस्टर। हमारा लगेज वापस कीजिए वरना। आदमी ने कहा, वरना क्या करोगी? त्रिशा ने आदमी का कॉलर पकड़ते हुए कहा, देखो, इससे ज्यादा शराफत से बात करना हमें नहीं आता। हमारा लगेज वापस दो और निकलो यहां से। वो आदमी गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोला, तुम्हें ये कॉलर पकड़ना बहुत महंगा पड़ने वाला है। तभी माहौल खराब होता देख उस आदमी का असिस्टेंट रवि त्रिशा के पास आता है और धीरे से कहता है, तुम जानती भी हो ये कौन है? ओबरॉय इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर रणविजय ओबरॉय। त्रिशा इतनी लड़ाई के मूड में थी कि उसने रवि की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और बोली, होंगे कहीं के विजय, मुझे क्या, मुझे मेरा लगेज चाहिए बस। तब रवि दोनों लगेज चेक करता है। दोनों लगेज सेम है, लेकिन त्रिशा के लगेज में एक की चेन है जिसमें TS का सिंबल है। ये देखकर रवि ने रणविजय से कहा, सर ये लड़की ठीक कह रही है, ये लगेज इसी का है। शायद गलती से आप दोनों का लगेज एक्सचेंज हो गया है। रणविजय रवि को घूरने लगता है। त्रिशा ने कहा, ओह रियली, गलती से? अगर आंखों से ये साहब ब्लैक गॉगल्स हटाएंगे तभी तो कुछ दिखाई देगा ना। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, चोर कहीं के। हम मुंबई पहली बार आए हैं तो क्या अकेली लड़की देखी नहीं कि शुरू हो गए। त्रिशा गुस्से से बड़बड़ाते हुए अपना लगेज लेकर वहां से निकल जाती है। रणविजय ने त्रिशा को एकटक बिना पलकें झपकाए हुए देखते हुए कहा, ये गलती दोबारा ना हो, डू यू अंडरस्टैंड? और मुझे इस लड़की की पूरी कुंडली चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई
मेरा कॉलर पकड़ने की? रवि ने कहा। यस सर। इसके बाद रणविजय भी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से निकल जाता है। एयरपोर्ट से बाहर आकर तृषा फाइल ढूंढती है जो उसे शुभ ने दी थी। उसे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसी में थी, लेकिन उसे फाइल मिलती नहीं है। तृषा भागकर अंदर आती है जहां थोड़ी देर पहले ही वो बैठकर फाइल पढ़ रही थी, लेकिन वहां भी उसे फाइल नहीं मिलती। वो परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। रणविजय तृषा के साथ क्या करने वाला है? बिना फाइल के तृषा मुंबई में कैसे इकट्ठा करेगी सारी इंफॉर्मेशन? जानना चाहते हैं अपने सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए सीईओ की जिद्दी मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।